Okay, yes. Okay. Hello, students. Good evening. How are you all? So, I just hope you are good. You are doing great. You are safe at your places as always. So, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आज जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. That would be from the NCERT exercises and the examples or the question that you get, in the middle of your chapter. So, those are the questions that we'll be discussing today. So, अभी हमने लाइट की पूरी सीरीज जो हमारी आई जस्ट एट द टाइम ऑफ सिलेबस रिवीजन आई जस्ट टेल यू कि हम कहाँ पे हैं. बिफोर दैट आई वेलकम यू टू लेट्स क्रैक CBSE 9th and 10th and today, as I told you, we'll be discussing numericals. So let's crack it. So a small introduction about myself. Hi, my name is Srijan and I have done my BTech from computer engineering from Bharatiya Vidyapeeth College of Engineering, Pune, and I have experience of 2 years of teaching experience, and I have taught students of class 10th and 9th for their board examination for CBSE and ICSE boards. Okay, so now let's just get started. So अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या NCERT क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. ऑल राइट, सो NCERT क्वेश्चंस जो होंगे आपके NCERT बुक्स जो टेक्स्ट बुक होती है उससे ये वापस से ये आपकी एज यूजुअल स्लाइड आपके सामने आ गई है, लेकिन इस पे आज हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे. आपको बस मैं बताना चाहता हूँ कि ये पार्ट हमने एक सीरीज में कंप्लीट कर ली है और ये पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, जो लाइट पर्टिकुलरली लाइट चैप्टर से एक और ये टॉपिक्स बचते हैं बोर्ड के सिलेबस में, लेकिन ये आपके चैप्टर 11 में आते हैं टेक्स्ट बुक में. इसलिए हमने क्या किया कि सबसे पहले चैप्टर 10 को कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, चैप्टर 10 को कंप्लीट करने के बाद चैप्टर 10 की हम पहले तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर को हम एक बार रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद हम लोग चैप्टर 11 देखेंगे और फिर इसका भी रिवीजन कर लेंगे. रिवीजन के क्योंकि एक ही आई गेस वीडियो लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो नॉट टू वरी अबाउट इट. और जब हम फाइनली एक बार इस पूरे जो नेचुरल फिनोमिना करके हमारा जो CBSE की साइड से जो लाइट को वो लोग जिस नेम से वो लोग मेंशन करते हैं उसको हम देख लेंगे एक बार फिर से. पूरी टोटल रिवीजन हम कर लेंगे बाद में जब कभी वीडियो लेक्चर बनाएंगे. तो आज का जो हमारा मेन फोकस होने वाला है वो हमारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस क्वेश्चन है, जो कि आपके NCERT के चैप्टर के बीच में भी होते हैं और NCERT के एंड में भी होते हैं. बच्चों मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इफ द वीडियो इज टू लेंथी लाइक फॉर 2 hours और देन उसमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आप लोग को थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है बाय द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि आपको फिर चीजें आपके ब्रेन से बाउंस होने लगती हैं, लाइक रिफ्लेक्ट होने लगती हैं. रिफ्लेक्ट एज इन वहां आपके ब्रेन पे आती हैं और जस्ट बाउंस बैक कर जाती हैं, तो आपको वो कंसेप्ट समझ में बेसिकली आते नहीं होते हैं अच्छे से. सो इसलिए मैंने सोचा है कि इस एक्सरसाइज सॉल्विंग को भी हम 2 वीडियो में ब्रेक कर देते हैं, ताकि आपको एक टाइम भी कन्वीनियंट रहे, आपको बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर ना जाए और हम इजीली सब, क्योंकि मैं चाहूँ तो सारे क्वेश्चन एक्सरसाइजेस आपको एक 40 मिनट में कंप्लीट करके आपको जैसे अपना कुछ रैपिड फायर राउंड्स भी होंगे, कुछ सेशंस होंगे जिसमें हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे. ठीक है, लेकिन अभी बोर्ड की बात है तो बोर्ड में हमको टाइम रहता है, लेकिन टाइम यू हैव एडिक्वेट टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसलिए हम लोग टाइम लेके और ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, ताकि क्योंकि इसके न्यूमेरिकल में प्लस साइन कन्वेंशन के मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस रहते हैं. तो आई डोंट वांट कि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट से ये एकदम अपने स्पीड अप कर लो अपने आप को. नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग जस्ट समझो चीजों को, फिर हम लोग स्पीड अप करने का देखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स हम लोग स्पीड लाइक विद स्पीड वी कैन सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो मूविंग अहेड आई विल इंट्रोड्यूस यू दिस प्लेटफॉर्म. सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस लेक्चर ऑफ अनअकैडमी. एंड अनअकैडमी जो है इंडिया की लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और ये सिर्फ हमारे एफर्ट्स की वजह से नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये आपके कंट्रीब्यूशन से होता है, आपके ट्रस्ट की वजह से होता है जो आप लोग अनअकैडमी को देते हो. you put your trust and your faith in Unacademy, and that is why we are growing at such a pace. And from the team of Unacademy I would like to thank all the students who are who are studying at this platform and cooperating with us and putting their trust and faith in this platform. Okay, and I would also suggest you कि आप इसका सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली लो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स, यूट्यूब पे सारी चीजें नहीं हो पाती हैं जो हमारे जो अनअकैडमी की जो क्लासेस होते हैं, जो कि आप सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो तो फिर आप यू विल गेट एक्सेस टू दोस क्लासेस. तो कुछ एजुकेटर्स होते हैं दैट यू गेट मोर सम ऑफ द एक्सपीरियंस एजुकेटर, वेरी वेरी एक्सपीरियंस एजुकेटर्स, दे आर जस्ट
they are just exclusive to the Unacademy Plus platform. So you know, if you take the subscription, you will be getting a chance to get knowledge and get technique from those educators as well. And you know, in addition to that, what you get, in addition to that, you get, you know, much many benefits. So I'll just tell you about it. So there are daily live classes. तो डेली लाइव क्लासेस में आपको लाइव क्लास देते हैं जिसमें आप वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हो. सो देयर यू हैव एंगेज इन डिस्कशंस, आस्क योर डाउट्स एंड आंसर पोल्स. So all these things are exclusive to the daily live classes that we have in Unacademy subscription. तो वहाँ पे जैसे आप YouTube के लाइव सेशन में कभी कमेंट्स में आप लोग डाउट्स पूछते हैं लाइव चैट में, तो वो हमको उतना कन्वीनियंट नहीं होता रिस्पॉन्ड करना. बट जो Unacademy का सिस्टम होता है, that is made in such a way that we can, you know, simultaneously we can teach you, and if there is any doubt that just pops on our screen, and then you know we just respond to that doubt in the middle of our discussion. You can have discussion on anything that you are not getting, any concept that is going out of your head. Okay. So and addition to that, we have some polling, polls, answer polls होते हैं वहां पे. जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, लेट इट बी एनीथिंग, लाइक कुछ भी क्वेश्चन दे दिया मैंने, और उसके फिर आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दे देता हूँ. एंड देन आपको क्या करना होता है कि आपको उनमें से आपको पोलिंग करनी होती है. जैसे केबीसी कौन करेगा करोड़पति में हम देखते हैं ऑडियंस पोल, द सेम वे वी हैव दिस इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ पोल, आंसर पोल. सो वी हैव इट हियर इन द डेली लाइफ क्लासेस. द नेक्स्ट थिंग, यू गेट लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. लाइव टेस्ट एंड क्विज से आपको हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का. सो यू कैन जस्ट इवैल्यूएट वेयर यू आर, वेयर यू कैन, यू नो, जस्ट इवैल्यूएट योर प्लानिंग, योर स्टडीज, योर प्रिपरेशन, योर स्ट्रेटेजी. सो उसको इवैल्यूएट करने का आपको मिलता है कि क्या कुछ कमी रह गई है, तो उस चीज को आप इंप्रूव कर सकते हो. क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में वो चांस आपको नहीं मिलता है. यू हैव टू डू इट लाइक एनीवे. जस्ट आप गए हो, यू हैव टू अटेम्प्ट इट, यू हैव टू कम बैक एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट्स. इट्स नॉट लाइक कि आपसे कोई गलती होगी तो यू गेट द चांस लेटर टू improve it. So that's, you know, that's a bitter truth, but yeah, it is like that. So but if you are going with Unacademy subscription, so now you get the chance कि आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके अपने मिस्टेक्स को, आप जो भी जहां भी कोई टॉपिक है जिसमें आप वीक पढ़ रहे हो, तो उस चीज को आप इंप्रूव कर सकते हो. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अगेन स्ट्रक्चर जो आपके कोर्सेज होते हैं सीबीएसई कोर्सेज, वो चेंज होते रहते हैं, या फिर ऐसा आपको समझ में नहीं आता एक पैटर्न जिसमें पढ़ना चाहिए, जैसे कि हमको जो है इजीली चीजें कवर हो और समझ में आए. सो वी Unacademy डज द जॉब फॉर यू. सो हम लोग आपके लिए कोर्सेज को स्ट्रक्चर इस तरह से करते हैं कि आप सारे मॉड्यूल्स को इजीली देख सकते हो. ठीक है, आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो. कोई डाउट्स है तो वी आर ऑलवेज देयर टू फॉर दैट. ओके. Unlimited access, you have students unlimited access to all the course content. You have unlimited access to all the you can have it on your device. So let it be your laptop, your mobile phone, at any place at any time you can access all the contents related to your course. So that's the unlimited access. And now what you are paying for all the benefits that I just mentioned, it's just 888 rupees per month. So you are just paying that much of money, and you are getting a lot of out of it, and I would say that a great deal you are getting here. Okay. So like I already mentioned, you getting live classes. तो आपके हर सब्जेक्ट की, हर कोर्स की लाइव क्लासेस होंगी. ठीक है, उनको कुछ डेली होती हैं, कुछ वीकली होती हैं, कुछ ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक. सो इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस अकॉर्डिंग टू द कोर्स, एंड देन द टाइमिंग दैट इज ऑलवेज कन्वीनियंट टू यू. सो हम लोग ऐसे कभी टाइमिंग नहीं देते हैं कि आपको कन्वीनियंट ना हो. सो ऑल द टाइम क्लास टाइमिंग्स आर वेरी कन्वीनियंट फॉर यू. आराम से सो के उठो, ठीक है, अपने टाइम से चाय नाश्ता करके फिर क्लास करो. कोई ऐसा नहीं बोलता कि सुबह आ जाओ 6 बजे 5 बजे क्लास करने के लिए. ठीक है, तो इट्स ऑन योर convenience. And if you by chance if you miss any live class, then you have the access to the recording later when you in your course section. Okay. Prepare with top educators. So I already mentioned you some of the educators that they only teach on the Unacademy platform, Unacademy Plus platform. So you need the subscription to know, because what you get is their experience. They have 10 plus year, 20 plus year of experience. So उनके experience से आपको जो चीजें मिल रही हैं, so you won't get it anywhere on YouTube. So I mean, not to mention YouTube is a great source of information, but I'm talking about the Unacademy platform particularly. So if you're going for Unacademy subscription, then you get the opportunity to get prepare with these top educators. So
comprehensive syllabus. So comprehensive syllabus, students, we have divided all the subjects in some courses, like mathematics, you can see it has 6 courses, social science it has 6 courses, and Hindi it has 3 courses, science 3 courses, and English 1 courses. So I told you the frequency of live classes also depend on the number of courses and their, their format. So that will be getting with Unacademy subscription. So that's the comprehensive syllabus. I always suggest you to download the Unacademy learning app. ऐसे तो हम प्ले स्टोर से बहुत से ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। अगर हमें छोटा सा वीडियो फोटो एडिटिंग के लिए होना तो फोटो एडिटिंग के 5-6 एप्लीकेशन किसी के फोन में पड़े रहते हैं, और ऑल दी सोशल मीडिया एप्लीकेशन, अगर आप यूज ना भी कर रहे हो तो आपके फोन में जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स द थिंग, सो प्लीज गो फॉर दिस ऐप एज वेल। इट्स डजंट टेक अ लॉट ऑफ साइज ऑन योर फोन स्टोरेज। तो छोटा सा एप्लीकेशन है लेकिन बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है आपके लिए। सो प्लीज डाउनलोड दिस एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर, सो यू कैन हैव ऑल द कोर्स कंटेंट ऑन योर मोबाइल फोन, एंड दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट टू यू टू कैरी इट एट एनी प्लेस। ओके, अब हम बात करते हैं टेलीग्राम एप्लीकेशन की। यहाँ पे तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पे आप एक चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपको बस अगर आप वेब ब्राउजर यूज करो तो आपको ये पूरी कंप्लीट लिंक उसमें डालनी है यूआरएल बार में, ठीक है। इसको आपको जस्ट यहाँ पे एंटर कर देना, और इफ यू आर डाउनलोडिंग द टेलीग्राम एप्लीकेशन यू कैन जस्ट सर्च फॉर दिस क्वेस्ट 10 CBSE एंड यू विल जस्ट गेट आवर चैनल। अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते हो तो यू गेट अपडेटेड विद ईच एंड एवरी वीडियो दैट कम्स अप फ्रॉम आवर चैनल फ्रॉम डिफरेंट एजुकेटर्स। सो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम ऐप पे मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद आपको मैं अगर सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में एक बार आपको ब्रीफ करता हूं, तो ये देखो, ये सारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं। मैं हरदम सजेस्ट करता हूं स्टूडेंट्स और लंबे ड्यूरेशन प्लान के लिए जाओ, ताकि आप अपनी स्पीड से पढ़ सको। कोई जबरदस्ती ऐसा ना हो कि 1 महीने में हमें 6 महीने का कोर्स कंप्लीट करना है, ऐसा मत करो, आपके लिए भी प्रॉब्लम होगा। और अब प्राइसिंग भी अगर कंपेयर करते हो तो ये देखो ना, यहाँ पे जितना प्राइसिंग है उसका जस्ट पर मंथ हाफ प्राइस आपको 12 मंथ्स के लिए पड़ रहा है, ठीक है। तो दैट्स द पॉइंट, यू गेटिंग 50% ऑफ ऑन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ दैट प्लान, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपको ये प्राइस ज्यादा लग रही है एक बार में पे करने का, तो यू कैन जस्ट ब्रेक इट इनटू EMI। सो EMI ऑप्शन इज ऑलवेज अवेलेबल टू यू ऑन प्लान्स ऑफ हायर ड्यूरेशन। तो गो फॉर मोर देन 12 मंथ्स। तो 12 मंथ से आपका इंश्योर होता है कि 1 academic year you are having for 1 academic year you are having the plan। So उस पूरे academic year को आप स्टार्ट से एंड तक Unacademy पे अपनी स्पीड से पढ़ सकते हो, ठीक है। और एडिशनल बेनिफिट इज दिस कोड सृजन। सो अगर आप कोई भी प्लान ले रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड सृजन, SRIJAN। so just put it in the promo code the promo code field, and you will be instantly getting additional 10% off on whatever plan you take, ठीक है। So that's about the subscription, and as I suggested, please go for a longer duration plan that will be good for you, right? So now let's start with our today's session, and that is about solving NCERT questions. So students, let's crack it. ओके, क्वेश्चंस जो होंगे आपके चैप्टर के जो आपके जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स होते हैं उनके मिडिल में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। वो पिंक कलर का बॉक्स होता है, पिंक और पर्पल, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं। कई बार उससे भी बोर्ड में आते हैं, वो हम इग्नोर कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी आपके सामने सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड विल जस्ट सी कि कैसे क्या व्हाट आर दी solution to that question। तो this is set 1। set 1 means आपके पूरे 10th चैप्टर में 4 बॉक्सेस बने हुए हैं, तो एक बॉक्सेस को मैं एक सेट से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो set 1 में मतलब फर्स्ट बॉक्स जो है आपका वो है उसका पेज नंबर I have missed to enter here, but and I cannot find my book। Okay, no issues। So this is the first box of question that you get in your book। So the first question is define the principal focus of a concave mirror। ठीक है, तो अगर principal focus सिर्फ define द प्रिंसिपल फोकस, तो आप डेफिनेशन पता है आपको, और कॉनकेव मिरर का पूछा था तो और इजी हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस के लिए डेफिनेशन अगर लिखना होता तो हमें कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग अलग लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है ये आपको पता है लेक्चर से, कि एक में एक्चुअली रे मीट करती हैं और एक में अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम लगती हैं। तो कॉनकेव मिरर के लिए आपको अगर डिफाइन करना है प्रिंसिपल फोकस, तो योर the definition should be the point on the principal axis of the concave mirror, the point on the principal axis of the concave mirror where the ray incident parallelly to principal axis
meet after getting reflected from the mirror is known as the principal focus। इस डेफिनेशन को अगर हम एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और आप डायग्राम प्लीज बनाना, पक्के से डायग्राम बनाना, तो इट विल हेल्प यू लॉट। कॉनकेव मिरर है यानी कि केव जैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो ये केव जैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मान लो हमने एम डैश ले लिया है मिरर, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा पोल, यहाँ पे हमारा आ जाएगा फोकस, यहाँ पे हमारा आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इतने पॉइंट्स अभी दिखाते हैं, और इसको आप चाहो तो लिख दो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अभी हमारा जो डेफिनेशन बोलता है कि द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर, तो ये जो भी पॉइंट है हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे ले लिया है, ठीक है, वेयर द लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलली टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइट रे जो है ये इंसिडेंट होगी पैरेलली टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये जो लाइट रे जो भी, मान लो हम अभी सिर्फ रिप्रेजेंट के लिए मान रहे हैं ए बी, तो ये जो ए बी होगा दैट विल बी योर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो हाँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड पासेस फ्रॉम दैट पॉइंट, या फिर मीट्स एट दैट पॉइंट। अब मीट्स जो होगा वो नंबर ऑफ रेज के लिए होगा, सिंगल रे की आप बात करोगे तो पासेस थ्रू दैट पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अगर कॉन्वेक्स के लिए आता तो आपको ये लिखना होता, बस सेम डेफिनेशन लिखो, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, या फिर सीम्स टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम दैट पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन यहाँ कॉनकेव की बात हो रही है स्टूडेंट्स, सो वी विल लिमिट आवर कन्वर्सेशन, आवर आंसर टू कॉनकेव मिरर ओनली। कॉनकेव मिरर का आप डायग्राम बनाओ, यहाँ फोकस को लोकेट करो और ऐसे दिखा दो कि फोकस, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर where the rays coming parallel to, या rays incident parallel to principal axis after reflection meets or passes through that point is known as your इसको आप ना जो मैं क्योंकि मैंने कोई रटा हुआ डेफिनेशन आपको बोल नहीं रहा हूँ, तो हो सकता है मेरे डेफिनेशन स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच में कई बार इधर उधर हो रही हो ग्रामर, तो उसको थोड़ा आप अपने हिसाब से शेप कर लेना उस आंसर को, ठीक है। इतना तो आप कर लो, क्योंकि मैंने आपको जनरल आइडिया दे दिया कि प्रिंसिपल फोकस होता क्या है, ठीक है। और इंग्लिश तो आप लोग यू शुड बी एटलीस्ट दैट गुड इन इंग्लिश, क्योंकि बोलते समय क्या होता है कि यू कैन नॉट फ्रेम दैट बेटर डेफिनेशन। बोलते समय तो आप कुछ भी बोल देते हो, बट लिखते समय आप यू हैव टू गिव अ शेप्ड and well framed definition with a diagram. The radius of curvature of a spherical mirror is 20 cm. What is its focal length? अब क्योंकि spherical mirror कौन सा है ये हमें बताया नहीं है, तो इसमें अभी साइन लेने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। spherical mirror दिया हुआ है तो आप कोई भी लेके चलो, तो इसमें साइन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कितना, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो गिवन आप लिख दोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैपिटल आर से करते हैं, इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड इज टू फाइंड फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ हमें निकालनी है। तो फोकल लेंथ जो होती है हमारी वो स्मॉल एफ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक रिलेशन हमें पता है कि r इक्वल्स टू 2f, या और f इक्वल्स टू r बाय 2, इस रिलेशन को अगर हम यूज करते हैं तो दोनों सेम ही है ना, बस 2 को इधर उधर किया हमने इक्वल साइन के। तो r की वैल्यू क्या हमें 20 दी हुई है, तो 20 बाई 2 इक्वल्स टू 10, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी, सॉरी तो 10 सेंटीमीटर हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी इस स्फेरिकल मिरर की, ये जो भी है। अगर कॉनकेव या कॉन्वेक्स दिया तो आपको साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ती है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Name a mirror that can give a erect and enlarged image of an object. अब बच्चों अभी मिरर को हमने इरेक्ट एंड इनलार्ज है, यानी कि मैग्निफिकेशन हो रहा है। प्लेन मिरर तो नहीं होगा, प्लेन मिरर में तो सेम साइज होता है, तो या तो ये कॉनकेव हो सकता है और या तो ये कॉन्वेक्स हो सकता है, ठीक है। तो आज जल्दी जल्दी दोनों कंपेयर कर लेते हैं सिचुएशन। तो शुरू करते हैं कॉन्वेक्स में, जिसमें सिर्फ 2 ही सिचुएशन ही होती है इमेज फॉर्मेशन की कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में तो हरदम वर्चुअल इमेज तो फॉर्म होती है, यानी कि इरेक्ट होगी दोनों ही केस में, मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे रखा है या ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और एट एनी डिस्टेंस, ठीक है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट तो हरदम होती ही है हमारी कॉन्वेक्स मिरर में। लेकिन अगर हम मैग्निफिकेशन, तो पहला ये इरेक्ट तो हमारा सेटिस्फाई कर गया, लेकिन हमारा दूसरा कंडीशन क्या है, इनलार्ज इमेज।
कॉन्वेक्स का याद करो, कॉन्वेक्स के अगर आपकी इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होती है तो पॉइंट साइज इमेज बनती है, तो वो तो डिमिनिश हो गई। तो पहला तो हमारा कॉन्वेक्स का कैंसिल हो गया। दूसरा बचता है वर्चुअल, तो हमको पता है डिमिनिश, क्योंकि क्या बताया था आपको, कॉन्वेक्स का मैंने आपको यूज बताया था कि कार के साइड मिरर में यूज होता है, यानी कि बड़ी सी बस का इमेज वो छोटा सा बना देता है, वाइड वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है आपको, ठीक है। तो इसलिए लास्ट तो तब भी नहीं बना, तो कॉन्वेक्स का दूसरा केस भी कैंसिल हो गया। बचा कॉनकेव, अरे ऑब्वियस आंसर है कॉनकेव। तो अगर लिखना है तो लिख दो, लेकिन एक बार कॉनकेव का एनालिसिस कर लेते हैं। तो कॉनकेव्स के टोटल हमको याद है कितने होते हैं, 5-6 केसेस होते हैं, जिसमें से 5 केसेस में तो वर्चुअल एंड वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बनते हैं 5 केसेस में। एक केस में सिर्फ वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट बनता है। और आपको याद होगा कॉनकेव के मैंने इस केस के आपको यूज का बताया था कि डेंटिस्ट जब आपको वो छोटा सा उनका इंस्ट्रूमेंट होता है, व्हाटएवर इट इज, टेक्निकली सेड, आई डोंट नो द नेम, उसको आपको आपके टीथ के नीचे गम्स पे लगा के दिखता है, टीथ के बिल्कुल क्लोज, तो उसको चीजें बड़ी बड़ी दिखती हैं। तो दैट इज कॉनकेव में एक तो दिखती है यानी वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल है यानी इरेक्ट होगी और इनलार्ज भी हो रही है, तो दैट इज दिस, इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर। Okay, now moving on to next question. So next question is, why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? So ये मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर क्यों बोला था व्हीकल में, क्योंकि दैट इज आई जस्ट मेंशन, दैट प्रोवाइड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स अ वर्चुअल इमेज दैट इज इंपॉर्टेंट टू बी सीन बाय अ ह्यूमन आई, इट गिव्स अ वर्चुअल इमेज। ओके, द सेकंड थिंग इज इट गिव्स अ डिमिनिश्ड इमेज, यानी कि बस की अगर इमेज आपको चाहिए तो बस की छोटी इमेज, आप बस की इमेज पूरी इतनी सी तो मिरर होती है, उसमें पूरी बस ही बन जाएगी, तो आप बाकी क्या देखोगे। तो बिकॉज इट क्रिएट्स अ डिमिनिश्ड इमेज एंड प्रोवाइड्स अ लार्जर फील्ड ऑफ व्यू, दैट इज व्हाई इट इज कन्वीनियंट फॉर द ड्राइवर टू सी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर कमिंग बिहाइंड द व्हीकल, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, क्योंकि उसमें डिमिनिश्ड इमेज बनने की वजह से और उसका हमको लार्जर व्यू का फील्ड मिलता है। व्यू फील्ड मतलब जितना हमको दिखता है, बेसिकली व्यू जो फील्ड होता है जितना हमें दिखता है वो बहुत ज्यादा, फील्ड मतलब ऐसा नहीं है कि रोड पे है तो फील्ड कहां से, नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। जो सेक्शन आपको बेसिकली दिखता है वो बहुत वाइड होता है आपके मिरर में, इस वजह से उस पे जितने भी स्कूटीज, कार्स, मोटरसाइकिल, बस, कुछ भी जितना आपके पीछे है आपको सब दिख सकता है, ठीक है। दैट इज द रीजन व्हाई वी यूज प्रीफर कॉन्वेक्स मिरर। तो हमें लगता है ये सेट खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, हम लोग आ रहे हैं सेट 2 पे, ठीक है। सेट 2 का पहला क्वेश्चन बोलता है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। अब देखो, अब यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया कि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है यानी कि आपको साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना पड़ेगा। कॉन्वेक्स मिरर बच्चों कैसा होता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, तो इसको हम लोग इरेज कर देंगे ठीक है। कुछ ऐसा होता है जिसमें कि आपकी अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दे तो ये आपकी पॉलिश सरफेस हो जाती है, ठीक है, और ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है। ये जो हम देख रहे हैं ये आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। ऐसे ही कुछ होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अभी देखो फोकल लेंथ है इसकी, फोकल लेंथ निकालिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि सी तो इसका पार्ट ऑफ सेंटर यही होगा ना, स्फीयर ऐसा कंप्लीट हो रहा है, तो सी तो इधर ही लाई करेगा, यानी पॉजिटिव साइड पे है सी। तो सी की कितनी है, ये आपकी 32 सेंटीमीटर है, यानी कि आपका मैं वापस लिखता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपका वो है कितना, वो है +32 सेंटीमीटर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से। टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर इज बच्चों, वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ एफ, फोकल लेंथ एफ। तो फोकल लेंथ एफ निकालनी है तो रिलेशन से हमें पता है एफ इक्वल्स टू आर बाय 2, तो यानी कि यहाँ पे 32/2 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वे आर फाइंडिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का आपको बताया, कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल जस्ट क्लियर दिस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर आ चुका है तो इसके हिसाब से देखना, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड रियल इमेज of an object placed at 10 centimeter in front of it, where is the image located, ठीक है। अब पता है हमें मैग्निफाइड रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है, ठीक है, रियल मतलब इन्वर्टेड बनेगी। तो अभी पूछ कर एक बार देख लेते हैं दिया क्या है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको दिया हुआ है,
u इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। लेकिन ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो निगेटिव होगा, तो हमें यहाँ -10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव ही होता है। 3 टाइम्स मैग्निफाइड, यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 है, मतलब 3 यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है कि अगर लिख दे कि ऑब्जेक्ट इज 3 टाइम्स दैट ऑफ इमेज, यानी कि मैग्निफिकेशन का जस्ट अपोजिट बोल रहा है। क्योंकि हमको क्या है कि अगर पता है कि मैग्निफिकेशन 3 यानी कि h डैश बाई h की वैल्यू है, यानी कि h डैश इक्वल्स टू 3h, यानी कि 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट की हमारी इमेज बनी है, तो यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 है। हम ये सीन देखते हैं, तो हमको क्या पता है कि जो इमेज बनी है वो 3 टाइम्स मैग्निफाइड है, यानी कि m की वैल्यू सीधे सीधे 3। लेकिन क्योंकि बच्चों ये एक रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड इमेज है तो इमेज की हाइट जो है वो माइनस होनी चाहिए, तो इसलिए मैग्निफिकेशन -3 हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, अब हमें इमेज की लोकेशन निकालनी है। तो m हमको पता है क्या होता है, m इक्वल्स टू, अगर हम मिरर के केस में देखें तो माइनस ऑफ v बाई यू, v की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम इसको जस्ट यहाँ वैल्यू एक बार रख देते हैं, तो m की वैल्यू है -3 इक्वल्स टू माइनस v की वैल्यू नहीं पता है और u की वैल्यू है -10, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे v की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, v की आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो -30 सेंटीमीटर जो है आपकी इमेज की, हाँ, आपकी इमेज की डिस्टेंस जो होगी वो -30 सेंटीमीटर, यानी कि अभी वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज इज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर एंड ऑन दी, अभी सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि रियल इमेज बन रही है ना, तो मिरर के पीछे नहीं बनेगी, रियल इमेज मिरर के इन फ्रंट में बनेगी। तो आप ऐसा लिख दो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल इन फ्रंट ऑफ मिरर लिख दो, या फिर ऐसा लिख दो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो -30 सेंटीमीटर हमारी मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बोल रहा हूं, इमेज की डिस्टेंस हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई गेस नया सेट है, हाँ सेट 3। तो सेट 3 में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग, अब ये हम लोग रिफ्रैक्शन में आ गए, अब रिफ्लेक्शन का पार्ट हो चुका है सेट 2 तक, अब हम लोग रिफ्रैक्शन में आ गए, तो अब रिफ्रैक्शन के बेस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, a ray of light traveling in air enters obliquely into water, what does the light ray bend towards the normal or away from the normal? तो ये इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो कोई भी ये रे ऑफ लाइट है जो इधर से आ रही है या फिर इधर से आ रही है, किधर से भी आप ले आओ, कहां से आ रही है, ट्रैवलिंग फ्रॉम इन एयर एंटर्स वाटर। ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर कौन सा है बच्चों, ऑप्टिकली डेंसर वाटर है, आपको पता है। ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर वाटर है। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, देन वी नो दैट इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो it we will say it bend towards the normal, and why, because it is traveling from a optically rarer to optically denser medium, right? So that will be your answer. So now we'll just move on to the next question of this set. हाँ, the next question is light enter from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in the glass if speed of light in vacuum is this ना। अब जब एयर की बात करें ना और आपको वैक्यूम दे, तो ऐसा मत बोलना कि वैक्यूम का दे दिया तो अब एयर का कैसे निकाले, नहीं, अगर वैक्यूम का दिया हुआ तो आप एयर का वही वैल्यू लेके चलो। ठीक है, और ये जो ये 3 into 10 108 ये जो लिखा है, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है इस क्वेश्चन के, ये होगा 3 into 10 to the power 8 मीटर, s minus 1 नहीं, ये s to the power -1 होगा। बेसिकली दैट इज टेलिंग यू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा डिनोशन है, ऐसे ही डिनोट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी बोल रहा है कि लाइट इज एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, अब हम पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमको पता है, अगर हम इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, तो दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ग्लास है ना, तो यहाँ पे ng लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट in air upon speed of light in glass। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हमें क्या है, 1.50,
ठीक है, इसको हम वी ए ले लेते हैं और इसको हम लोग वी जी ले लेते हैं, ठीक है, डिनोट करने के लिए। तो वी ए की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे हमको Vg निकालना है। तो हमें क्या करना है, बस इसको इधर और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम फिर इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो Vg इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5 मीटर पर सेकेंड, और 1.5 से 3 2 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁸ meter per second. So this will be your answer, that will be speed of light in the glass. So ऐसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला से ये निकाल लेंगे। Now the third question from that set is find out from table 10.3। टेबल मैंने आपके लिए बना के यहाँ पे वो कर लिया था, कॉपी कर लिया था। तो इसका क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, तो देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होगी। ठीक है बच्चों, इसलिए एयर जो है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम है, बिकॉज इट हैज द लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो डायमंड है हमारा, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, इसलिए ये सबसे ऑप्टिकली डेंसर होगा। ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मोस्ट, ठीक है, द मोस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड लीस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, और ऐसे आप टुवर्ड डाउन साइड आप जाओगे तो यानी कि दैट विल बी इंक्रीज इन ऑप्टिकल डेंसिटी। तो वो जैसे बस आप देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे आपका इंक्रीज होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी भी आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। Okay, now you are given kerosene, turpentine and water. So I'm not sure with this this material, so I'm sorry for that अगर इसका pronunciation मैंने गलत किया हो। ठीक है, and water, in which of these does the light travel fastest? यूज अगेन हमें ये देखना किसमें लाइट सबसे ज्यादा ट्रैवल करेगी फास्टेस्ट। तो लाइट ट्रैवल करेगी फास्टेस्ट, ये हमको पता है सबसे ज्यादा तेज किसमें ट्रैवल करती है, वैक्यूम। और वैक्यूम की स्पीड किससे कंपेयर करता है, हम एयर से। इसका मतलब पता है हमको एयर में सबसे फास्ट ट्रैवल करेगा और डायमंड में सबसे कम ट्रैवल करेगा, सबसे स्लो ट्रैवल करेगा। यानी कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उतना ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी। ठीक है, हाँ, जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका वैल्यू होगा, उतनी आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी और उतनी तेज आपकी लाइट उसमें ट्रैवल करेगी। हमको क्या दिया हुआ था, वाटर दिया हुआ था, केरोसिन दिया हुआ था, एंड दिस टर्पेंटाइन। तो टर्पेंटाइन, तो यहाँ पे ये सब्सटेंस है, यहाँ पे हमारा वाटर है और यहाँ पे हमारी केरोसिन है। एक 1 2 and 3 फास्टेस्ट ट्रैवल करेगा वाटर में, उसके बाद हमारे आएगा केरोसिन, और लास्ट में आएगा जिसमें सबसे स्लो ट्रैवल करेगा, दैट विल बी योर टर्पेंटाइन ऑयल। सो मुझे लग रहा है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, बट आई विल जस्ट आज ही मैं इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेता हूँ। The next question that you have is the refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? Refractive index of diamond. अभी हम लोग सिर्फ वेलोसिटीज देख रहे हैं। आपको याद है कोई स्नेल्स लॉ था, sin i by sin r, वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही था, लेकिन हम लोग अभी वेलोसिटी के टर्म्स में बात करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड nd से हम डिनोट कर रहे हैं, तो दैट विल बी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, या फिर बोल दो एयर, या फिर एंड अपॉन वेलोसिटी इन योर डायमंड vd। ठीक है, इसका सेंटेंस ये होता है, ये वैल्यू दी हुई है 2.42, तो 2.42 ये वैल्यू दी हुई है, दैट मींस द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड is 2.4 times less than that of speed of light in air। इस स्टेटमेंट का मीनिंग यही होता है। ठीक है, डायमंड में स्पीड आप तेज नहीं कर सकते हो, वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो इस स्टेटमेंट का यही मीनिंग है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज रिड्यूस्ड, या फिर ऐसे इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42 व्हेन इट ट्रेवल्स इन एज कंपेयर टू व्हेन इट ट्रेवल्स इन एयर। मतलब कि डायमंड में जब लाइट ट्रेवल हो रही है तो उसकी स्पीड जो है 2.42 टाइम्स डिक्रीज हो जा रही है, बाय फैक्टर ऑफ 2.42 टाइम्स, जब वो एयर में ट्रेवल कर रही थी। ठीक है,
और सबसे सिंपल स्टेटमेंट यही है कि द स्टेटमेंट मींस दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, इसके साथ आई गेस हमारा ये नहीं, एक और सेट 4 भी है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है व्हाट इज वन डायोप्टर पावर ऑफ अ लेंस। जब मैं आपको पावर ऑफ लेंस पढ़ा था तो वो लाइन हाईलाइट करके दी थी वन डायोप्टर के बारे में। सो अगेन वन डायोप्टर इज अ पावर ऑफ लेंस उस फोकल लेंथ इज 1 मीटर। हमें पता है क्या होता है, पावर की वैल्यू होती है 1/f। ठीक है, तो 1 डायोप्टर है यानी कि यहाँ भी 1/1 ही होगा ना, तो यहाँ पे 1/1 यानी कि ये हमारी फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 मीटर, सॉरी ये इक्वल्स होगा। तो वन डायोप्टर इज अ पावर ऑफ वन डायोप्टर इज पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफी बड़ा क्वेश्चन है। A convex lens forms a real and inverted image। अब ध्यान से सारे डेटा को देखते जाओ। कॉन्वेक्स लेंस है, फॉर्म्स कॉन्वेक्स लेंस है यानी कि फोकल लेंथ पॉजिटिव। ये अभी लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कॉन्वेक्स लेंस मैक्सिमम केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनाती है। ठीक है, ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यानी कि ये जो हमारा 50 सेंटीमीटर है, ये हमारा v आ गया वैल्यू। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। अब आपको अगर फॉर्मूला लगाना है, अगर आपको इक्वेशन लगाना है, तो पहले तो आपका मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u, या फिर आपका मैग्निफिकेशन और पावर की फॉर्मूला होती है 1/f। आपको इस 3 वेरिएबल में आपको सिर्फ एक दिया हुआ है, दैट इज योर इमेज डिस्टेंस। कुछ नहीं दिया है, कैसे निकालोगे आप और कुछ। तो यहाँ पे चीज लिखा हुआ है इफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको आपको रिलेट करना पड़ेगा आपके जो रे डायग्राम वाला टेबल था उससे। अब रे डायग्राम के टेबल से हमको पता है कि इमेज सेम साइज की कम फॉर्म होती है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, जबकि ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि जो 2f1 हम लिखते हैं। ठीक है, अगर 2f1 पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो सेम साइज की बनेगी इमेज। तो अगर 50 मतलब 2f1 पे, और कहां बनता है सेम साइज इमेज, एग्जैक्टली 2f2 पे बनता है। ठीक है, अगर मैं आपको रे डायग्राम उसका आपको रे डायग्राम बना के दिखाऊं, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। ये लेंस छोटा बन गया, एक बार फिर से। यहाँ पे ये हमारा f1 है, ये 2f1 है, f2, तो ये अभी क्योंकि मैंने फ्री हैंड बनाया है तो ये यहाँ पे सेम साइज ऑफ दैट ऑफ इमेज बनता है और 2f2 भी बनता है। यानी कि अगर 50 सेंटीमीटर है इस साइड ऑब्जेक्ट, तो इधर भी ये 50 सेंटीमीटर ही होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बच्चों, तो यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका निकल के आ गया 50 सेंटीमीटर, लेकिन नेगेटिव होगा क्योंकि नहीं, कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव रहने दो। ठीक है, एक मिनट, सॉरी। हाँ, इमेज अगर आप इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोगे तो वो नेगेटिव आएगा इस साइड पे, लेकिन सेंटर क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी आप वैल्यू पॉजिटिव लेके चलोगे कॉन्वेक्स के एट द टाइम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो r = 50, तो f = क्या हो जाएगा, r/2 दैट इज 25 सेंटीमीटर। और अगर ये 25 सेंटीमीटर है पॉजिटिव, तो इसका जो हम लोग ये निकालेंगे, अगर पावर निकालेंगे तो दैट विल बी 25 सेंटीमीटर है। पावर जो होता है हमारा डायोप्टर में होता है, 1 डायोप्टर = 1 मीटर -1, यानी 1 मीटर -1, यानी ये जो यूनिट होती है वो मीटर की होती है। तो यानी कि इसको हम 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय 100, तो दैट विल बी 0.25 मीटर। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा, 1/0.25 मीटर। ठीक है, तो दैट विल बी योर कितना 4 टाइम्स, सो 4 डायोप्टर एंड पॉजिटिव। ठीक है, हमें पता है पॉजिटिव पावर होती है कॉन्वेक्स लेंस की क्योंकि इसका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होता है।
मैंने शायद इस एरिया में जहां मेरी इमेज आ रही होगी शायद उसमें भी लिख दिया है, शायद प्रीवियस स्लाइड से मेरे से ऐसा हो गया है, बट देन वी आर जस्ट डिस्कसिंग। तो आर हमारा निकला था कितना, +50, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 होगा। f इक्वल्स टू 50/2, दैट इज 25 सेंटीमीटर, दैट इज पॉजिटिव, and if we change it into meter, that will be plus 0.25 meter, and if you calculate the power, so that will be 1/f, so that will be 1 upon 0.25, and that will be 4 diopter plus. So plus 4 diopter is the power of this lens. So that is कि यहाँ से आपको देखो वो रेफरेंस लेना पड़ेगा, आपको रे डायग्राम्स नहीं आएगा, ये क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि आपको एक ही वैल्यू दी हुई है, एक वैल्यू को लेकर आप कहाँ भटकोगे इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ निकालने के लिए। तो आपको याद होना चाहिए कि सेम साइज इमेज तब बनती है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, यानी कि जितना इधर सेंटर और उधर बनता भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है इमेज, तो यानी कि दोनों की ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस सेम हो जाएंगी। ठीक है, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस, उस फोकल लेंथ इज 2 मीटर, फोकल लेंथ 2 मीटर है कॉनकेव लेंस की, यानी कि नेगेटिव में होगी, कॉनकेव लेंस की हमें फोकल लेंथ पता है नेगेटिव होती है, तो फोकल लेंथ इज -2 मीटर, सो बेसिकली पावर विल बी 1 अपॉन f, सो दैट वुड बी 1 अपॉन -2 मीटर, सो दैट वुड बी योर कितना 0.5, तो -0.5 diopter, so this will be your power of this concave lens. और नाउ लेट्स गेट इनटू एक्सरसाइजेस। बच्चा लोग अभी हम लोग एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइजेस आपके एनसीईआरटी के एंड में दिया रहता है, लेकिन एक्सरसाइजेस के हम सिर्फ हाफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई गेस हमारे एक्सरसाइजेस में 17 क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग 7 तक सॉल्व करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द ये कर लेंगे। ओके, सो नाउ जस्ट okay, first question, which of the following materials cannot be used to make a lens? So lens हमें बनाना है, तो कौन सा मटेरियल जो यूज नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने में? वाटर से लेंस बन सकता है क्या? लगता तो नहीं है, लेकिन वाटर में वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो लेंस शो करती हैं, मतलब रिफ्रैक्शन होता है, लाइट पास कर जाती है, तो चलो अभी इसको रहने देते हैं, आगे देखते हैं। ग्लास से तो लेंस बनता ही है, प्लास्टिक लेंसेज भी होते हैं। आपके लैब्स में आप लोग जो खुराफात करते हो, तो जो तोड़ते रहते हो आप लोग सारे जो एक्सपेंसिव लेंसेज होते हैं, तो आप लोग के लिए तो प्लास्टिक का हम लोग वो इन्वेंशन करना ही पड़ना साइंटिस्ट को, प्लास्टिक लेंसेज की। द नेक्स्ट थिंग इज क्ले। क्ले से क्या कभी लाइट पास करती है क्या? कभी अभी आपका वो आर्ट एंड क्राफ्ट वाला पता नहीं लेक्चर होता है कि नहीं स्कूल में, हमारा तो हमारे क्ले से हमको मतलब डिफरेंट कभी पॉट वगैरह या कुछ भी बनाने को मिलता था। तो अगर आपकी वो लेक्चर है तो जरा एक लेंस की शेप का देखना बना के क्ले का, और उस पर लाइट पास करना, देखना कि इधर दिख भी रही है क्या लाइट आपको। सो क्ले इज अ बेसिकली बच्चों, क्ले इज अ ओपेक सब्सटेंस, लाइट डजंट पास थ्रू इट। लेंस का पहला फर्स्ट एंड मोस्ट लेंस का ये प्रॉपर्टी होती है कि लाइट उससे पास होनी चाहिए, तभी तो रिफ्रैक्शन हम लोग स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो क्ले से हमारा लेंस नहीं बन सकता, तो योर ऑप्शन विल बी डी, क्ले। वी कैन नॉट मेक लेंस आउट ऑफ क्ले। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस, तो दैट विल बी क्ले। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया हमारा। क्ले नहीं, कैसे नहीं? क्योंकि इट इज एन opaque substance and light cannot pass through it, and the basic requirement for a lens is that light should at least pass through it, refraction हो, but it should be passing through the lens, so that is why clay cannot be used to make a lens. Second question, image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than that of object. कॉनकेव मिरर के केस में आप बार बार उस टेबल को थोड़ा ध्यान में लाओगे ना, बहुत इजी है। तो कॉनकेव मिरर का सिर्फ एक केस होता है जिसमें वर्चुअल इमेज बनाती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनाती है या बनाता है, ठीक है, मतलब वर्चुअल, मेरा कहने का मतलब वर्चुअल इमेज बनती है सिर्फ एक केस में कॉनकेव मिरर के। ठीक है, अब वो कहाँ होता है जब उसका वही है शायद, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस इन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, at the center of curvature, beyond the center of curvature, between the pole of the mirror and its principal focus. बच्चों मैंने आपको क्या बोला, कॉनकेव मिरर सिर्फ एक, आप अगर एप्लीकेशन याद करो ना मिरर का, तो आपको सब चीज याद हो जाएंगे। अब कॉनकेव मिरर का वर्चुअल इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है यानी कि हमें दिख रहा है। कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक केस में इमेज बनती है जो हमें दिखती है, वो होती है जब हमको उसको क्लोज, जैसे कि मैंने आपको डेंटिस्ट वाला एग्जांपल दिया, डेंटिस्ट के जो मिरर होती है उसको क्लोज होल्ड करना पड़ता है, तब उसको लार्ज इमेज बनती है, तो हमें दिख रहा है ना लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि लार्ज तो बन ही रही है।
तो वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हमें क्लोज होल्ड करना पड़ा है मिरर को, तो मिरर को क्लोज होल्ड करना पड़ा है, इसका मतलब है कि पोल और फोकस के बीच में ही होना चाहिए ऑब्जेक्ट का लोकेशन। तो योर ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, दैट द ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो उसके बीच में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, तभी आपका वर्चुअल और इनलार्ज इमेज बनेगा। उसके अलावा तो सारे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनने लगते हैं फिर तो कॉनकेव मिरर के केस में। ठीक है, नाउ विल जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के बाद मैंने यहाँ पे एक स्लाइड रखी थी वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो दैट इज दैट इज अ स्टैंडर्ड दैट इज फॉलोड हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए प्लीज इफ यू फाइंड द द ब्लैंक स्लाइड्स टू बी वेरी इरिटेटिंग, सो प्लीज excuse me for that. Now the third thing they are getting here is the third question: where should an object be placed in front of convex lens to get a real image of the size of object? Real image of the size of the object. कॉन्वेक्स लेंस, अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम साइज चाहिए ऑब्जेक्ट की। ठीक है, कहां रखते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग लेंस के केस में क्या बोलते हैं? 2f बोलते हैं। ठीक है, 2f1 या फिर 2f2 जो भी बोलते हैं, एंड दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, at twice the focal length, at infinity, between the optical center of the lens and its principal focus. मैंने आपको बताया सेम to get the real image of the size of object, यानी सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें इमेज मिल रही है, यानी कि जो हमारी ये होने वाली है जो पॉइंट जिसमें हम ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लेंस के टर्म में 2f बोलते हैं, दैट इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो हमारा ये जो ऑप्शन ए है, सॉरी ऑप्शन बी है, वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्वाइस द फोकल लेंथ। Now let's move on to our fourth question. A spherical mirror and a thin spherical lens have each focal length of -15 cm. यानी कोई मिरर है, कोई भी आप देखो मिरर और एक कोई लेंस है। अब इसमें क्या है, आपको कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन कुछ भी हो सकता है। The mirror and lens are likely to be, क्या है, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है बच्चों। -15 यानी कि माइनस वैल्यू है फोकल लेंथ की, तो किस मिरर की माइनस वैल्यू होती है? कॉनकेव मिरर की माइनस वैल्यू होती है फोकल लेंथ की। और किस लेंस की माइनस वैल्यू होती है फोकल लेंथ की? अगेन कॉनकेव लेंस की होती है, यानी कि बोथ इज गोइंग टू बी कॉनकेव, सो योर दिस विल बी योर कॉनकेव मिरर। एंड दिस विल आल्सो बी कॉनकेव। तो इसमें देखो जरा ऑप्शन कौन सा है, बोथ कॉन्वेक्स, बिना सोचे, बिना आगे के ऑप्शन देखे, बोथ कॉनकेव, करेक्ट आंसर, फुल मार्क्स। ठीक है, ये तो ये होने वाला हमारा कि दोनों ही मिरर और लेंस दोनों ही कॉनकेव होने वाले हैं, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है, दोनों का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। सबसे बेस्ट पार्ट है यार ये मिरर चैप्टर की, क्योंकि हर चीज तो पलटते रहती है। आप बोलोगे मिरर से लेंस में जो है टाइप ऑफ इमेज बदल जाता है, मिरर में कॉनकेव में 6 केस होते हैं, कॉन्वेक्स में 2 होते हैं, और लेंस में कॉन्वेक्स में 6 हो जाते हैं, मिरर में सॉरी कॉनकेव लेंस में 2 हो जाते हैं। सब चीज तो पलट जा रही है, इमेज मिरर फॉर्मूला पलट जा रहा है, लेंस फॉर्मूला पलट जा रहा है, मैग्निफिकेशन का जो इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो पलट जाता है। तो सेम क्या रहता है, सब तो कंफ्यूज कर रहे हैं, सेम एक ही चीज रहती है बच्चों कि फोकल लेंथ जो कॉनकेव की होती है, चाहे वो लेंस की हो चाहे वो मिरर की हो, वो नेगेटिव ही रहती है, और कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, वो पॉजिटिव ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। एक कोई मिरर है, आप किसी भी डिस्टेंस पे उस पे खड़े हो जाए, आपको एक इरेक्ट इमेज मिल रही है। ठीक है, तो क्या हो सकती है? प्लेन इमेज हो सकती है, बिल्कुल प्लेन इमेज हो सकती है। प्लेन इमेज में भी, प्लेन मिरर में भी आपको इरेक्ट इमेज दिखती है। आप कभी प्लेन मिरर में देखे हो क्या कि आप दूर खड़े हो जाए, एकदम पास खड़े हो जाए तो आप उल्टा दिखने लगते हो? ऐसा तो कभी होता नहीं है। प्लेन हो सकता है, कॉनकेव नहीं होगा, क्योंकि कॉनकेव में जो है जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे रियल इमेज फॉर्म होने लगती है। ठीक है, तो रियल इमेज यानी कि इन्वर्टेड होने लगती है, तो दैट्स नॉट द केस। कॉन्वेक्स में बिल्कुल किसी भी डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को रखो, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही फॉर्म होती है, चाहे वो पॉइंट साइज की हो चाहे वो डिमिनिश्ड हो, लेकिन वर्चुअल इरेक्ट इमेज ही फॉर्म होती है। तो प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों के केस में होता है, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट, सो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। ठीक है, अगर यहीं पे बच्चों इसमें दे दिया होता इरेक्ट एंड सेम साइज, तो फिर हमारा ये ऑप्शन नहीं होता, तो फिर हम लोग प्लेन पे लगाते हैं। कॉन्वेक्स में साइज चेंज हो जाती है, जैसे आप डिस्टेंस को ऊपर नीचे करोगे, आप जैसे इंफिनिटी पे रखते हो तो पॉइंट साइज बनता है, आप जैसे पास आते हो तो वो डिमिनिश, मतलब
एज कंपैरिजन में देखा जाए तो साइज बढ़ने लगती है आप जैसे जैसे इमेज ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ले आओ, ठीक है। तो इसका मतलब अगर जब तक ये सिर्फ इरेक्ट पूछ रहा है तब तक आपका ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अगर ये पूछ लगे इरेक्ट एंड दैट ऑफ आल्सो ऑफ सेम साइज तो आपको फिर प्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। Now, question number 6 is which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? Small letter found in a dictionary है तो आपको कोई भी छोटी चीज बड़ी करके दिखनी है, ठीक है। अब लेंस की कौन सी किस लेंस में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि छोटी चीज को आपको बड़ी करके दिखाता है, ठीक है। तो एक बार जरा आप रिकॉल कर लो तो कॉन्वेक्स का जो लास्ट केस होता है, ठीक, कॉन्वेक्स का जो लास्ट केस होता है उसमें ये होता है कि आपको जो है एक तो ये कौन सा आपका आई डिफेक्ट है। आई डिफेक्ट मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ बार बार क्योंकि वो सिलेबस से निकाल दिए गए, इसलिए मैं आपको वो उस हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया के बारे में नहीं बोलना चाहता। बट देन दिस इज यू नो अ केस ऑफ फार साइटेडनेस जिसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। सो इन दिस केस जो पास की चीजें होती हैं इट अपीयर्स टू बी ब्लरी, ठीक है। सो पास की चीजें ब्लरी हैं तो हमको इसके करेक्शन लेंस कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, तो बेसिकली कॉन्वेक्स ही होने वाला है, यानी कि ऑप्शन ए या ऑप्शन सी में से कोई करेक्ट है। और क्योंकि आपको फोकल लेंथ इतना लार्ज हो जाएगा तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन का जो आइडियल कंडीशन होता है वो होता है फोकल लेंथ और पोल के बीच में। 50 सेंटीमीटर पे आप डिक्शनरी के वर्ड्स लेके देखोगे तो दैट इज नॉट सो that is not correct. So your option C will be your correct answer of convex lens of focal length 5 centimeter. So that will be your correct answer for this question. Now the last question that we'll be seeing for today is the 7th question. After this all 17 question है या 15 question है, I guess 15 17 जो भी है, मेरे पास अभी वो बुक नहीं है, so I just have this क्वेश्चन मैं बस मैच करता रह रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन चेंज तो नहीं हुआ। सो हाँ ठीक है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करनी है कॉनकेव मिरर से। तो कॉनकेव मिरर के सारे केसेस में तो रियल एंड इन्वर्टेड आते हैं, तो इरेक्ट वर्चुअल इरेक्ट सिर्फ एक केस में होता है, लास्ट केस में, जिसमें कहां पे होता है ऑब्जेक्ट बच्चों आपके पोल और फोकस के बीच में। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहीं पे आंसर आ गया, देख लो यार यहीं पे आंसर आ गया। What should be the range of distance of the object from the mirror? रेंज पूछ रहा है। रेंज एक सिंगल वैल्यू नहीं होती है, रेंज होती है आपकी, अगर आप बोलो कि भाई हमारे घर से कुछ डिस्टेंस का रेंज ले लो आप, ठीक है, कि किस रेंज में आपको लेट्स से पेट्रोल पंप मिल जाएगा, तो आप बोलोगे कि यार लगभग 5 से 10 किलोमीटर में आपको पेट्रोल पंप तो मिल ही जाएगा मेरे घर से, ठीक है। तो दैट इज अ रेंज यू आर टेलिंग, यू आर नॉट टेलिंग एग्जैक्टली एट 7.5 या एग्जैक्टली एट 6.3 किलोमीटर आपका हमारे घर से चलोगे तो आपको ये पेट्रोल पंप मिलने वाला। बोलोगे यार 5-10 किलोमीटर की रेंज में तो ये मिल ही जाएगा पेट्रोल पंप, ऐसा जनरल बोलते हैं, जनरल लैंग्वेज में। यहाँ पे कि रेंज पूछ रहे हैं किस रेंज में रखना है, तो आपको पता है कि मैं यहाँ बना देता हूँ इरेक्ट इमेज यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है जहां पे मैंने एरो लगाया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस RS से लिखा, मैंने लिख देता हूं पूरा ही। आई जस्ट होप मेरे स्क्रीन के नीचे नजर आ रहा हो ये लिखा हुआ। अब हमें पता है कि इसका यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे इसका पोल है। नाउ ऑब्टेन इमेज इरेक्ट या यूज करना है तो हमको यहाँ पे ही रखना पड़ेगा, मतलब बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। तो पोल पे डिस्टेंस क्या होती है, 0 होती है पोल पे डिस्टेंस, क्योंकि सारे जो भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं इन केस ऑफ मिरर और लेंस वो हम पोल से या फिर लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस 0 मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है, 0.0 है हमारा, तो ये हमारा हो गया 0। और फोकल लेंथ कितना है 15, तो ये हो गया 15, तो ये डिस्टेंस हमारी 15 है। नेगेटिव में होगी वो अलग बात है। तो अभी पूछता है रेंज क्या है, इन व्हाट रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रॉम द मिरर, इन व्हाट शुड बी रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो बेसिकली हम पोल से फोकस के बीच में रखना चाहते हैं, तो इसकी रेंज जो हो जाएगी वो 0 से 15 सेंटीमीटर की हो जाएगी बच्चों। ये रेंज हो जाएगी कि जो ऑब्जेक्ट है वो 0 to 15 सेंटीमीटर के बीच में ही होना चाहिए। दैट रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ दिस कॉनकेव मिरर। नाउ इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें पता है कॉनकेव के इस केस में इमेज इधर बनती है, इनलार्ज बनती है, क्योंकि जैसे वही डेंटिस्ट वाला केस, ये थोड़ा 1-2 केस याद रखोगे ना, सब रे डायग्राम्स अपने आप बन जाएंगे। तो छोटा यहाँ पे टीथ है तो उसकी बड़ी इमेज दिखती है, तो यानी कि दिस इज अ लार्जर इमेज than that of object. Draw ray diagram to show the image formation. अब रे डायग्राम बनाना
रे डायग्राम तो आपको पता है कि मैं डिजिटली कितना अच्छा बनाता हूं, बट स्टिल आई जस्ट ट्राई, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द रे डायग्राम, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हमारा पोल है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा मिरर है एम डैश। इसके पॉलिश सरफेस को हम ऐसे दिखा देंगे जिस पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये हमारा प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रख दिया। अब फोकस से अगर अभी फोकस पे पास मत करो, एक काम करो, एक जो थर्ड रूल होता था हमारा इसमें, या फोर्थ रूल होता था, जो रे लाइट करती थी ऑब्लिकली, और ये तो इसको जरा मैं मैच करता हूँ, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारी इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसको हम जरा पीछे प्रोड्यूस कर देंगे कि वर्चुअली हो जाए। ठीक है, ये अब हमारा ऑब्जेक्ट था, तो सॉरी ये एरो वो बन गया, इंसिडेंट रे का एरो अपोजिट बन गया। इनसे सब चीजों का ध्यान रखना। तो ये ऑब्जेक्ट है, पहली रे ये है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, पहली रे ये गई। सेकेंड रे हम लोग ये काम करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साइड से ले आते हैं, तो ये इसी में गई, इधर ही आ गई वापस। अब इसको भी हम लोग ये इमेज बन गई। कुछ गलती की क्या मैंने? की है गलती, वर्चुअल इमेज को ऐसा सॉलिड बना दिया, ऐसे मत बनाना। मिरर के पीछे जो भी होता है ऐसे, ये बी डैश, ए डैश बी डैश इमेज, ये रे डायग्राम आप बना सकते हो इस केस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। सो आप देख सकते हो 0 से 15, हाँ यहाँ पे 15, ये फोकल लेंथ भी दिखा देना, तो दैट विल गिव यू अ प्लस पॉइंट 15। सो 0 से 15 इसकी रेंज, सॉरी 0 से 15 इसकी रेंज होनी चाहिए। इमेज जो वो इनलार्ज होगा, और इसका जो रे डायग्राम है वो यहाँ पे मैंने रफली बना दिया। आप लोग स्केल पेंसिल एंड रूलर यूज करके अच्छा डायग्राम बनाना। सो दैट्स फॉर टुडे, आई गेस यस वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ you got any doubts in any of the question that we solved today, you can just mention it in the comment box. And if you like the way I solved the numerical and I explained the numericals, please press the like button, subscribe to this channel, Let's Crack CBSE 9th and 10th, so that you will be getting a lot of videos for your board examination and the preparation strategy. And also if you want a better preparation strategy, then you can just subscribe to the Unacademy subscription. So for that you can always use the code Srijan to get additional 10% off. Subscribe to this channel and hit the bell icon so you can just stay updated with the upcoming videos of this channel and all the playlists of this channel. Also you can join us on the Telegram application. You can join the Telegram channel on the link that I have given in the initial part of the video. Okay, so from like tomorrow we'll be solving the rest of question of NCERT, and then we'll have a complete revision, okay, of whatever we studied till now. So till that time you can just go, you can just practice the ray diagram. So we'll meet in the next session. Till then, bye, take care students.